दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बिहार सीटेट 90 से कम मामले पर आज सुनवाई हुई है और ये मामला आप लोग को अच्छे से पता होगा कि जो बिहार में नोटिफिकेशन के थोड़ा सा विरोध कार्य किया गया था, जिसकी वजह से सभी लोग कोर्ट में गए थे, यानी कि पटना हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई की गई है। इसके पहले जब सुनवाई की गई थी, मैं आपसे स्पष्ट तौर पर बताया था, मतलब कि 24 तारीख को सुनवाई की गई थी, फिर नेक्स्ट डेट दी गई थी। मेरे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिली थी कि जो है आज की डेट में सुनवाई होने वाली है। कई सारे लोग इस पर कुछ थोड़ा फालतू टाइप का भी कमेंट किए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, वो लोग दूसरे चैनल पर जा सकते हैं। देखिए, हमारे पास अपडेट ये दोपहर में ही आ गया था, बट हम जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं पा जाते हैं तब तक वीडियो बनाते नहीं हैं। तो फाइनली अपडेट जो निकल के आई उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज माननीय जज साहब ने इसको अच्छी तरीके से सुनवाई किया, क्योंकि देखिए, अगर कोई भी केस टॉप 10 में लगता है तो उसका नियम होता है कि वो जज साहब के आदेश के बाद ही लगाया जा रहा है, और कोई भी केस जब टॉप 10 में लगता है तो उन टॉप 10 के केसों को जज साहब बहुत अच्छे से अपने मतलब जब केस आने से पहले, यानी वहाँ पर आने से पहले उसको अच्छे से क्लेरिफाई करते हैं। तो मैं फिर से बता दूँ, 3 केस जो प्रिया भदौरिया, शाहीन और एक केस और है, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। तो इस तरीके का 3 केस हैं, यादव करके है कोई, तो वहाँ पर इस तरीके का था। और जो कोर्ट नंबर 18 के आइटम नंबर जो 8 पर सुनवाई की गई थी, तो ये नॉर्मल सी बात थी कि 8 नंबर मतलब आप समझ ही रहे हैं कि वो टॉप 10 में है, तो यानी जज साहब के आदेश के बाद ही लगाया गया था। तो इस केस को अच्छे से एनालाइज किए थे जज साहब, और आते ही यहाँ पर और जो वकील थे उन्होंने, जो एडवोकेट थे दोनों तरफ से, उन्होंने भी अच्छा कार्य किया हुआ है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक जो वकील हैं ठीक ठाक हैं और कार्य अच्छा चलता है। अभी मैं उन सभी विस्तृत चर्चा आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये कोर्ट ऑर्डर जारी हो चुका है। अब इस ऑर्डर के बारे में आज ही का है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो मैं ऊपर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखते हैं, शाहीन जी का है, स्टेट ऑफ बिहार, प्रिया भदौरिया, और ये देखिए श्वेता यादव, 3 लोग का ये केस है। केस नंबर के साथ साथ में, जिसको कोई भी कंफ्यूजन हो जाके साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को फेक लग रहा है तो वो साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि क्या है। देखिए, ड्यूरिंग ऑफ द कोर्स ऑफ, ये अभी मैं आपको इस सबका हिंदी भी दिखा देता हूँ। फाइनली ये अपडेट जो है जज साहब का ये ऑर्डर है, आज ही का ऑर्डर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैंडिडेट के लिए हुआ है, और क्या हुआ है उसके बारे में ही बता दे रहे हैं। अब आप इसमें इसको हिंदी में पढ़िए, और यहाँ पर एक प्रकार का स्टे हो सकता है और बाकी नहीं है, दिखाते हैं हम आपको। तो ऑर्डर की शुरुआत आपका यहाँ से होती है। इन रिट याचिकाओं की सुनवाई दौरान राज्य के वकील, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जब इसका सबसे पहले सुनवाई हुई थी तो उसी दिन मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताया था कि देखिए, यहाँ पर राज्य के वकील ने साफ तौर पर जो है जज साहब से हलफनामा की बात की थी, यानी कि सभी चीज़ों को स्पष्ट तौर पर बताने की बात की थी। और इस हलफनामे में उन्होंने सारी चीज़ें, यानी कि राज्य सरकार किस हिसाब से और किस तरीके से यहाँ पर बाहर कर रही है और क्या प्रावधान है, इसके बारे में देखिए। यहाँ पर जो है एक वाले में इस तरीके की बातें की, यदि राज्य द्वारा पूरक हलफनामा दाखिल किया जाता है तो याचिकाओं को उस पर जवाब देने के भी अधिकार होगा, यदि कोई हो तो। ये मतलब यहाँ पर जैसे कि जो दायर किया गया था एडवोकेट जनरल के बारे, उसके बाद यहाँ पर जो भी वकील मतलब जो केस लड़ रहे हैं उनके तरफ से डाल किए गए, यानी सभी चीज़ों का निष्कर्ष अच्छी तरीके से यहाँ पर किया गया। अब जो ये आज का ऑर्डर है, इसके बाद फिर क्या होता है। अब देखिए, बात ऐसी है कि जब यहाँ पर सभी चीज़ें हो गई थी, क्योंकि 24 तारीख को भी ये मामला जब सुना गया था, तो वहाँ पर फिर से जो है वकील द्वारा हलफनामे के बारे में जानकारी लेने के लिए किया गया था, तो उसकी वजह से नेक्स्ट डेट दे दी गई थी। लेकिन नेक्स्ट डेट 30 तारीख को मिली थी, और वहाँ पर जो है उस दिन जज साहब छुट्टी पे थे। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को यही बताया गया है कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के याचिकाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए मामले को कुछ अंतरिम आदेशों की प्रार्थना की है, जिसका विद्वान मतलब ये वही था। अब इसके बाद जो फाइनल जजमेंट है वो इसके बाद दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, साफ तौर पर है ये फाइनल, मतलब 5वें नंबर पर है, 5वें पॉइंट पर। इस बीच मामले पर समग्रता से विचार करने के बाद यह प्रावधान किया जाता है कि इन याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति का आदेश, जिन्हें इन रिट याचिकाकर्ताओं में चुनौती दी गई है, रिट याचिकाकर्ताओं के अंतिम परिणाम के अधीन होगा, यानी कि इस केस के अंतिम परिणाम के अधीन होगा। यानी कि नॉर्मल सी बात है कि इस पे स्टे लगा दिया गया है। स्टे मतलब ये स्टे आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन रोक टाइप का है। हालांकि इस आदेश के बाद से किसी भी कैंडिडेट को किसी भी राज्य डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं किया जाएगा, स्टे ही समझ लीजिए। और रिट याचिकाकर्ताओं के अंतिम परिणाम के अधीन होगा। यह याचिकाकर्ताओं से संबंध में नहीं है, यह उन याचिकाकर्ताओं के संबंध में है जिन्होंने अभी तक सेवा से नहीं हटाया गया, यानी जिनकी नौकरी चली गई है, यानी जिनको सेवा से हटाया गया है, उनके लिए आदेश नहीं जारी होगा। यह थोड़ा सा दर्दनीय है, जो कैंडिडेट बाहर हो गए हैं। लेकिन अगर फाइनल जजमेंट आता है तो उन कैंडिडेट को भी फिर से अंदर किया जाएगा, क्योंकि फिर वो लोग डायरेक्टली इस आधार पर, इस केस नंबर के आधार पर नई याचिका दायर करेंगे और बोलेंगे इस केस के आधार पर पहले ही जजमेंट आ चुका है, तो हमको किस आधार पर बाहर किया जा रहा है। तो फाइनली जो कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं, आप उनको तब तक बाहर नहीं किया जाएगा जब तक इस केस का जो है सुनवाई नहीं की जा सकती। फाइनली आप लोग समझ गए होंगे, जिन्हें अभी तक सेवा से नहीं हटाया गया, लेकिन उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, तो उन्हें मतलब जिन्होंने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, उनकी सेवाओं के संबंध में आज की स्थिति यथावत रखी जाएगी। और देखिए, जिन कैंडिडेट को यहां पर स्पष्टीकरण मांगने के बाद सेवा समाप्ति की बात की गई थी, उनकी नौकरी यहां पर स्पष्ट तौर पर की गई है, मतलब उनकी नौकरी पूरी तरीके से सेव कर दी गई है। ये माननीय जज साहब ने साफ तौर पर आदेश दिया। अब इस आदेश का पालन उनको 100% करना पड़ेगा, और नहीं पालन कर रहे हैं तो आप ये कोर्ट कॉपी ले जाइए और जो ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करवा दीजिए। जो डिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, तो जो डिस्ट्रिक्ट यहां पर आप लोग को बाहर करना चाहते हैं, उनके पास सीधे तौर पर आप यही कॉपी लेकर जाके जमा कर दीजिए। जिस डीओ ने
आपको आदेश दे, मतलब स्पष्टीकरण के बाद अगर नौकरी से बाहर करने का आदेश जारी करता है तो उस डीओ को यहाँ पर बाहर करवा दीजिए और कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और किसी डीओ या फिर किसी भी राज्य के किसी भी जिला के अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर जो है कोर्ट के आदेश का विरोध कर सके। ये नॉर्मल सी बात है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यानी जो कैंडिडेट यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, अब उनकी जॉब तब तक सेफ है जब तक ये जो है ऑर्डर क्लियर नहीं हो जाता। अब आप इतना समझ लीजिए कि अगर जज साहब को नॉर्मली इस जो है याचिका को यहीं पर खारिज करना होता तो इस मैटर को आज ही क्लोज कर देते और नॉर्मल सी बातें खत्म हो जाती। मैं पहले ही आपको बता रहा था कि इतना आसानी से ये केस खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि केरल बनाम जब एक राज्य का मामला मैंने आप लोगों को बताया था तो उसमें कुछ ज्ञानी लोग कमेंट कर रहे थे कि ऐसा कोई केस ही नहीं हुआ है, और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का मामला था। वहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैं किसी भी चीज को आपके अधिनियम कानून को नहीं मानता जब आप नोटिफिकेशन को ही गलत दिए हैं। तो नॉर्मल सी बात है, कैंडिडेट को आप तब तक बाहर नहीं कर सकते। हालांकि वो मामला अदर स्टेट के कैंडिडेट का नहीं था, वो वहीं के राज्य के कैंडिडेट का आरक्षण का मामला था और उस आरक्षण के मामले में योग्यता का मामला था। तो जब योग्यता के मामले में मुख्य आधार आरक्षण और नोटिफिकेशन को ही माना जाता है, तो नॉर्मल सी बात है कोई कैंडिडेट अगर फॉर्म भरेगा तो वो आपके द्वारा दिए गए उस नोटिफिकेशन के द्वारा फॉर्म भरेगा जो नोटिफिकेशन आपने पहले ही दिया हुआ है। तो नॉर्मल सी बातें हैं। अब यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि क्या बिना बीपीएससी के सलाह के या फिर उस स्पष्टीकरण में बीपीएससी द्वारा मांग की गई है? तो नॉर्मल सी बात है कि जो एडवोकेट जनरल थे जो यहाँ सरकारी पक्ष रख रहे थे बिहार सरकार का, वो बीपीएससी का भी पक्ष वहाँ पर रखे होंगे, ऐसी बातें नहीं है। इसके बारे में स्पष्ट जानकारी जो है वो वकील के द्वारा ही मिल सकती है, लेकिन बिना दोनों के पक्ष रखे इस तरीके का डिसीजन जज साहब दे नहीं सकते। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बीपीएससी पहले ही बोल रही है कि देखिए भैया हम जो है यहाँ पर नॉर्मली किसी भी कैंडिडेट का बात नहीं किए हैं। जो मैं ये बोल रहा था कि कुछ लोग यहाँ पर कमेंट के माध्यम से भी बता रहे थे कि देखिए आप फालतू की बातें करते तो फालतू की बातें नहीं थी ये। अगर कोई भी नोटिफिकेशन है तो उस नोटिफिकेशन के हिसाब से ही फॉर्म भरेगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट गलत नहीं है, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं क्या वो भी तो एग्जाम क्वालिफाई करके गए हैं? आखिर एग्जाम तो सबने क्वालिफाई किया हुआ है, तो फिर वो अगर मान लीजिए सीटेट में 90 नंबर से कम भी है उनका, तो वो क्यों कम है? क्योंकि जो है आपने आरक्षण के वहां पर 55% नोटिफिकेशन की बात जो है नोटिफिकेशन में की रखी थी, तो उस तरीके की चीजें यहाँ पर नॉर्मली हुई थी, तो उसकी वजह से कैंडिडेट यहाँ पर भरे थे फॉर्म। अगर ये चीजें वहां पर स्पष्ट कर दिया होता तो कोई फॉर्म ही नहीं भरता। अगर वहां पर एक लाइन लिख दिया था कि ये जो 55% है ये बिहार राज्य की महिला के लिए है, अदर स्टेट की महिला के लिए नहीं है, तो पागल थोड़ी थे कोई फॉर्म भरने जाते। तो इस तरीके की चीजें सामने आई। अब ये मामला तब तक क्लियर, मान लीजिए तब तक आपकी नौकरी नहीं जाती है जब तक पटना हाईकोर्ट इस पर कोई जजमेंट नहीं दे देती है। नॉर्मल सी बात समझिए। अब यहाँ पर एक बार फिर से सभी लोगों को एकजुटता होकर जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं वहां पर सबको लड़ने की जरूरत है, और इसके बाद जो है आप लोगों का नौकरी यहाँ पर अब 100%, मतलब 100% तो कोई चीज नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये है कि ऑप्शनल यहाँ पर दिख रहा है कि अब आपकी नौकरी बच सकती है। क्योंकि इस तरीके का आर्डर आना, मतलब नॉर्मली कोई भी आर्डर पर रोक लगाना जो है कोई कोर्ट तभी इस मैटर पर रोकती है या कुछ करती है जब तक उसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं लेते। मैं पहले आपको बता रहा था ये कोर्ट जो देरी हो रही है लगातार इस केस पे अच्छे से एनालाइज जज साहब करने के बाद ही यहाँ पर डिसीजन सुना है और इस तरीके का स्टे लगाने का कार्य किए हुए हैं। अब ये स्टे लगना बहुत बड़ी बात होती है उन कैंडिडेट के लिए जो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे थे, जिनके अभी मैं बहुत सारे कैंडिडेट से बातें किया तो जिसमें एक चीज पता चला कि सबसे ज्यादा दिक्कत तो कई जो है वहां के एचएम भी कर रहे हैं कि मतलब आप अपना जो है इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा मैं हरदम ये बात बोल रहा हूं कि जब तक आपको ऑफिशियली टर्मिनेट नहीं किया जाता तब तक आप इस्तीफा क्यों देंगे? और फिर भी आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपका इतना मन है इस्तीफा देने का तो दे सकते हैं, बट आप किसी एचएम के डर से इस्तीफा देंगे तो फिर आप बिहार में जॉब करने क्यों गए? मतलब बिहार के 99% लोग अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस 1-2% लोग ऐसे हैं जो कि इस तरीके की भावना रखते हैं वहां पे। क्योंकि आप देखेंगे जो जितने भी स्टूडेंट पढ़े लिखे गए हुए हैं वहां पर बहुत सम्मान होता है। अगर उनका, अगर आप टीचर हैं नॉर्मली देखेंगे तो कुछ स्टूडेंट कुछ ज्यादा ही मतलब इस तरीके का वहां के जो भी लोग हैं उस तरीके का सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कई जगह के एचएम है, खास करके मैं यहाँ पर कई डिस्ट्रिक्ट का जानता भी हूँ जहां पर कई तरीके की दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन वहां पर अभी इस तरीके का अब जो कैंडिडेट को परेशान किया जा रहा है कि आप स्वयं जो है इस अपना जो है रिजाइन कर दीजिए, तो इस तरीके की चीजें जिनके साथ हो रही हैं वो अगर रिजाइन कर देंगे तो यहां पर समझ लीजिए उनकी नौकरी चली जाती। मैं पहले से ही बता रहा था कि आपकी नौकरी अभी नहीं गई है, तो जब तक नौकरी नहीं जा रही तब तक आप पढ़ाइए और अपने साथ ही साथ में पढ़ते भी रहिए। अगर जैसे कि मान लीजिए जरूरी नहीं है कि आपकी यहीं पर लाइफ खत्म हो रही है, टीआरई 3 टीआरई 4 भी सामने आएगा, या फिर उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड या फिर कहीं की वैकेंसी आपके सामने आएगी, पूरे भारत की वैकेंसी। तो इस तरीके का नौकरी छोड़ना कोई नॉर्मल सी बातें नहीं है। अब यहाँ पर जिन कैंडिडेट ने स्वयं रिजाइन दे दिया होगा वो अब यहाँ पर उनका लाभ नहीं मिल सकता। अब जो कैंडिडेट यहाँ पर जिनको पहले टर्मिनेट कर दिया गया है, अब उन कैंडिडेट को क्या होगा? देखिए अब उनका अब तक जब तक
कोई केस से जजमेंट नहीं आ जाता तब तक वहाँ पर उनको दिक्कतें होंगी, लेकिन जजमेंट आने के बाद वो लोग 100% सेफ होंगे। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, वो लोग 100% सेफ होंगे। और यहाँ पर देखिए साफ तौर पर जज साहब ने लिखा है कि जो है जिन कैंडिडेट से स्पष्टीकरण मांगा गया था और उन्होंने अपना स्पष्टीकरण सबमिट किया, अब उसके बाद उनको निकालने की तैयारी की गई है। अब अगर उनको निकाला जाता है तो उस कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और ये आर्डर तुरंत जो है पब्लिक किया जाए। मतलब आर्डर पब्लिक भी किया गया है। अब इस आर्डर को आप लोग के ऊपर है, आप लोग इस आर्डर को अपने वकील से ले लीजिए या फिर जो कोर्ट आर्डर मैं अपलोड करवा दूंगा, अगर आप बोलेंगे तो टेलीग्राम से आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी ये वकील से आपको मिल जाएगा और जो है साइट पर भी अवेलेबल है पटना हाईकोर्ट के, वहां से भी ले सकते हैं। बट इसका हार्ड कॉपी जो है वो आपको ओरिजिनल कॉपी आपके जो है एडवोकेट से ही मिलेगा, तो वो आप वहां से लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी दिक्कतें आएंगी आप लोग के सामने वहां पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का चीज आप लोग के सामने है। हाँ, मैं एक चीज और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं इस केस से कोई रिलेटेड नहीं है, ना ही हम इस केस में किसी के द्वारा रिलेटेड है, ना ही लड़ रहे हैं। बस हम अपडेट लेकर के आप लोगों को बताते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तो आप लोग फालतू कमेंट ना करिए कि हमारे द्वारा केस लड़ाया जा रहा है या फिर चंदा वसूला जा रहा है। ना ही हमारे पास किसी भी सब्सक्राइबर के पास ना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और ना ही किसी व्हाट्सएप ग्रुप हमने प्रोवाइड किया हुआ है। बस जिससे दिक्कत होती है उसको टेलीग्राम लिंक देकर के उसकी समस्या का समाधान करते हैं। बाकी आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपका कमेंट का रिप्लाई देने का हम पूरा प्रयास करते हैं। और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।